HCl है। HCl आपका दिया हुआ है, लेट इट बी 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl दिया हुआ है। तो कितना कितना मिली इक्विवेलेंट H प्लस फॉर्म होगा और कितना मिली इक्विवेलेंट Cl माइनस फॉर्म होगा, बताइए। 10 मिली इक्विवेलेंट। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 मिली इक्विवेलेंट आपका HCl फॉर्म होगा, और इससे कितना मिलेगा, 10 मिली इक्विवेलेंट आपका H प्लस भी मिलेगा, और 10 मिली इक्विवेलेंट आपका Cl माइनस भी मिलेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, यही सेम चीज है, H2SO4 है, तो कितना H प्लस मिलेगा और कितना SO4 2 माइनस मिलेगा, बताओ। 20 मिली इक्विवेलेंट H प्लस और 10 मिली इक्विवेलेंट SO4 2 माइनस। नहीं, गलत है। 5 सर, देखो 5 देखो 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 5 ml है। पहले ये तो समझ में आ रहा है ना, 10 मिली इक्विवेलेंट आपका H2SO4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो देखो, जब जब हम इक्विवेलेंस के टर्म्स में बात करते हैं तो ये हमेशा सेम होता है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे ना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 will be equal to equivalent of H plus will be equal to equivalent of सल्फेट आयन। समझ रहा है, बताया था ना। जैसे याद करो, पिछले क्लास ही बात हो रहा था, A प्लस बी प्लस गिव्स राइज टू C प्लस D, इक्विवेलेंस ऑफ A, इक्विवेलेंस ऑफ B, इक्विवेलेंस ऑफ C और इक्विवेलेंस ऑफ D इक्वल होगा, ये बताए थे पिछले क्लास। तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 will be equivalent to equivalent of H plus will be equivalent to H2SO4 2 माइनस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आप तो बोला था जो A से जो A से B प्लस C बनता है तो इक्विवेलेंट ऑफ A समान इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट ऑफ C। A से B प्लस C बनता है तो क्या 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 A से B प्लस C बनता है तो इक्विवेलेंट ऑफ A समान तो इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट ऑफ C। तो सर जैसे उसमें सर आप एक ही बताए थे कि सब्सटेंस है ना। कॉमन रहेगा तब ना सर, कॉमन तो यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, कॉमन 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 तो यहाँ कॉमन पे रहेगा। यहाँ पर देखो, ये बताया था ना, एक ही सब्सटेंस से अगर जैसे B निकलता C निकलता, जैसे जैसे यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या NO भी बना सकता है, NO2 भी बना सकता है। इस केस में बोल सकते हैं इक्विवेलेंट इक्वल होगा इसका। इसको ये जो है ना, एक तरह से पैरेलल रिएक्शंस है। यहाँ पर ना हर एक स्पीसीज का आपको इक्विवेलेंट इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे सर कॉमन है, इसीलिए सर 10 मिलीग्राम। देखो देखो, यहाँ पर दिक्कत होगा, यहाँ पर इसलिए देखो, यहाँ पर अभी अभी इस केस में क्या किया बताओ, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर लिए, मोलर। तो इस केस में बताओ क्या आएगा, 10 मिलीमोल्स आएगा। हाँ 20 मिलीमोल 10 मिलीमोल्स। हाँ, अभी जब हम मिलीमोल्स के टर्म से बात करेंगे ना, इक्विवेलेंट इक्वल होता है। इक्विवेलेंट से हमको स्टोइचियोमेट्री से लेना देना नहीं है। जब हम किसी भी क्वेश्चन को हम अगर इक्विवेलेंस के टर्म्स में सोचते हैं, बनाते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हर एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट को इक्वल करते हैं। बट अगर आप मिलीमोल्स के मोल्स के टर्म्स में सोच रहे हो, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इससे कितना H प्लस आया। तो 10 मिलीमोल से 20 मिलीमोल H प्लस, और 10 मिलीमोल ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। 10 मिलीमोल। तो अगर इक्विवेलेंस के टर्म्स में देखो बात करेंगे तो क्या होता है, 10 और 10 आता। अगर मिलीमोल्स के टर्म्स में बात करेंगे तो ये 20 आता, ये 10 आता। सर मोलारिटी भी 1.1 होगा। मोलारिटी क्या 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 0 मोलारिटी भी 0.1 होगा। किसका, इसका मोलारिटी H2SO4 का तो मोलारिटी 0.1 है ही। किसका, इस केस में या इस केस में? पहला केस में तो मोलारिटी निकाल लो। अभी हम फॉर्मूला बताएंगे।
अभी हम फॉर्मूला बताएंगे, दैट इज नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर्स। तो नॉर्मलिटी आपका कितना है, 0.1 है। एन फैक्टर्स H2SO4 का कितना है, 2 है। चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 0.05। 1 अपॉन, हाँ 1/20, दैट इज 0.05। सर तो देखो इससे ये मतलब यहाँ पर लिक्विड ध्यान तो रखना, 10 मिलीमोल्स कैसा आएगा? 10 मिलीमोल्स, ये वाला, ये सेकंड दोनों को बार में, मल्टीप्लाई, हाँ मिलीमोल्स इंटू एन फैक्टर्स। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये वाला और ये वाला बोल रहे हो क्या? रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे अभी हम फॉर्मूला बताएंगे क्या, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर्स। इसका एन फैक्टर्स कितना होता है, एन फैक्टर्स इसका 2 होता है। तो मोलरिटी अगर हमको 0.1 है तो ये मोलरिटी 0.2 मोलर आ जाएगा। अरे यार ये समझ रहे हो, पहला वाला केस में ये क्या है, 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल है। और सेकेंड वाला केस में 100 ml ऑफ 0.1 मोलर है। ये मोलरिटी दिया हुआ है, पहला वाला केस में नॉर्मलिटी दिया हुआ है। अगर इस सॉल्यूशन का अगर आपको मोलरिटी चाहिए तो क्या करेंगे बताओ? जो नॉर्मलिटी दिया हुआ है उसको एन फैक्टर से डिवाइड कीजिए, 0.05 आ जाएगा। तो इससे और इससे आप क्या लिंक करना चाहते हो? अरे यार नहीं कौन सर, पूछ अभी रहा था? ठीक। ओ हाँ सर, बोलो। सेकंड वो मोलर हम नहीं समझ। सेकेंड वाला में मोलर नहीं समझ में पा रहे हैं, मतलब क्या? आ, सेकेंड वाला में मोलर नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हो बताओ? देखो और मैं एम को समझा एम रहा देख हूँ। रहा था सर। एम को एम देख रहा था। हाँ अच्छा अच्छा, चलो अब मतलब कंफ्यूजन दूर हुआ आपका। हाँ हाँ। चलो अब यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूँ, यहीं पर अभी अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो और यहाँ पर देखो, हम टाइम यहाँ पर दे रहे हैं। देखो अगर आपके पास रहता, हाँ सर वो चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप तो बोला था ए से हाँ वही नॉर्मलिटी और मोल से एमएल से वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आता ना, हाँ हाँ उसने सर वो आप बोला था जो ए से दूसरा प्रोडक्ट बी प्लस सी जो बनेगा वो उसमें इक्विवेलेंट ऑफ तुम्हारी नॉर्मलिटी समान इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी होगा। तो इसमें ए देखो देखो से देखो देखो होगा। देखो देखो क्या बोल रहा था, इक्विवेलेंट ऑफ ये जो लिखा था ऐसा कुछ बी प्लस सी। हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें इसमें क्या बोला था, इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए समान इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी। इक्विवेलेंट ऑफ सी, ये लिखा था मैं ना। हाँ हाँ सर, एक फॉर्मूला लिखा था तो आप द इक्विवेलेंट ऑफ ए समान इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी। इक्विवेलेंट ऑफ सी, जैसे इसका हाँ एग्जांपल एक लेता हूँ, रुक जाओ। चलो इसका एग्जांपल ना हम अगले क्लास में बताएंगे, यहाँ पर इसको छोड़ो, यहाँ पर छोड़ो इसको। इसका एग्जांपल होगा ना अगले क्लास में भी बताएंगे, यहाँ पर फोकस करो अभी। एल्युमिनियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम सल्फेट है। एल्युमिनियम सल्फेट से क्या मिलेगा, यही मिलेगा। हाँ मिलेगा। अब यहाँ पर फिर से समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर ले रहा हूँ 200 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ले रहा हूँ। तो इससे अभी बताना है कि इसका कितना मिली इक्विवेलेंस मिलेगा, और इसका मिली इक्विवेलेंस बताओ सबका। 40 40 40। 40 हाँ 40 40 40 40। मिली इक्विवेलेंस हमेशा सेम होता है, मिली इक्विवेलेंस
इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ दिस प्लस मिली मिली इक्विवेलेंस, ये हर एक का मिली इक्विवेलेंस इक्वल होगा। सर इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं रखता। नहीं है, नहीं है, मिली इक्विवेलेंस निकालने वक्त स्टैचोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। बट यही क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं 200 ml ऑफ 0.2 मोलर ले लूं, मोलर, अगर मोलर इंटू वॉल्यूम करोगे तो क्या आएगा? हाँ, 40 मिली मोल्स आएगा, मिली मोल्स। मिलीमोल। अभी ये भी कितना आएगा? 40 मिली मोल्स। तो इससे Ar3 प्लस कितना मिलेगा? 80 मिलीमोल। कितना मिलेगा? 80 मिलीमोल। हाँ, यहाँ पर हमको स्टैचोमेट्री की जरूरत होती है, समझ रहे हो? यहाँ पर स्टैचोमेट्री की जरूरत होगी जब हम मिली मोल्स के टर्म्स में या मोल्स के टर्म्स में बात करेंगे। इक्विवेलेंस के टर्म्स में हर एक चीज सेम होगा। तो क्यों समझ गया ना? तो ये भी कितना हो जाएगा? ये क्यों होगा? अब क्यों होगा तो देखो बता रहा हूं। देखो यहाँ पर ये कितना आया बताओ? ये 80 आया और ये कितना आएगा? 120। 120। अब देखो, अगर मैं मिली मोल्स, अगर अच्छा ये बताओ, इसका एन फैक्टर्स पता है? एन फैक्टर्स बताओ इसका, एन फैक्टर्स 6 आएगा। 6 अगर मिली मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है बताओ? सर एन फैक्टर 0 आएगा तो। अच्छा, एक देखो और एक रिसर्च कर दिया, एन फैक्टर 0 आएगा। अरे यार, ये सबका एन फैक्टर्स मैं पहले बता चुका हूँ। एन फैक्टर्स क्या टोटल केटायन के ऊपर चार्ज देख लो या टोटल एडाइन के ऊपर चार्ज देख लो, समझ रहा है? हाँ तो सर। एन फैक्टर कितना आएगा? 0 आएगा। सर एन फैक्टर मतलब तो आयन का 6 चेंज आएगा। इनटू अच्छा कोएफिशिएंट। क्या आयन को इंटू कोफिशिएंट क्या बोलता है यार? ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इनटू कोएफिशिएंट तो। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज ही नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन है। वो तो ये तो इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन हो तो इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें अच्छा SO4 अच्छा, देगा, ये बताओ, ये पहले ये समझो, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शंस है? इज इट रिडॉक्स रिएक्शन? नहीं सर। तो रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। सर। अब कोई ये भी बोल रहा है कि इट इज इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब अलग अलग तरह का रिसर्च मतलब कर रहा है तुम लोग। तो इसका एन फैक्टर, क्या मैं सॉल्ट का एन फैक्टर आपको नहीं निकालना सिखाया हूँ? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। तो कैसे कैसे कोई 0 बोल रहा है? कैसे कोई हाँ इंटर सर। हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे कोई इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस बोल रहा है? या जो ठीक है, पीछे ठीक है। पढ़ाया हूँ उसको रिविजन करो थोड़ा, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। चलो, तो अभी ये मिली इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या होगा? 40 × 6 होगा। हाँ 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 इसका मिली इक्विवेलेंट, इसका बताओ, इसका एन फैक्टर्स बताओ। 3 होगा। हाँ एन फैक्टर 3 होगा ना? हाँ हाँ 3 हाँ आयंस के ऊपर एन फैक्टर्स कैसे निकालते थे? सिंपली चार्ज देख लेते थे, हाँ हाँ देखते थे। हाँ सर। तो 80 × 3 कितना होता है बताओ? 240। कितना होता है? 240 240। इसका एन फैक्टर्स बताओ, सल्फेट का 2 2 तो कितना आता है बताओ? 240। 240 क्या देख रहा है? सेम हाँ है। मिली के बैलेंस सेम है। सेम आया। क्या इसको इसको ये प्रूफ करके भी दिखा दिया? यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा था मैं, हाँ सर ठीक है। समझा ना? हाँ तो सर हाँ। मिली इक्विवेलेंट हर एक का इक्वल होता है। बट अगर मैं मिली मोल्स के टर्म्स में बात करूं तो वी हैव टू सी द स्टैचोमेट्री, क्योंकि इक्विवेलेंट में ऑलरेडी एन फैक्टर इंक्लूडेड होता है। समझ रहे बात को? हाँ सर। इक्विवेलेंट में एन फैक्टर ऑलरेडी इसके अंदर होता है, इसलिए स्टैचोमेट्री को देखने की जरूरत नहीं है। ओके समझ गया ना? हाँ सर।
चलो उसके बाद लिखो। अच्छा एक चीज और बता दूं, नोट में यहाँ ध्यान रखना। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, जो पीछे पढ़ाया गया है, पीछे जो पढ़ाया गया है, पीछे जो बैक में पढ़ाया गया है उसको रिविजन्स करना। रिविजन्स नहीं करेगा, और अगर बीच में मतलब इस तरह का मतलब जैसे करेगा ना कि इसका एन फैक्टर 0 होगा, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस होगा, तो क्या होगा, इससे क्या होगा पता है? इससे इससे आप लोग के प्रति मेरे दिमाग में गलत इंप्रेशन बैठ जाएगा, और गलत इंप्रेशन बैठेगा तो क्या होगा पता है? मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए इसका, अगर मुझसे मतलब अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो पीछे वाला चीज प्लीज प्लीज रिविजन्स करो। पीछे वाला चीज जो भी पढ़ाया गया है आप एक कॉपी लो, एक कॉपी लो, पीछे वाला चीज जो भी पढ़ाया गया उसको आप लिख लिख कर, राइट करके, लिख लिख कर उसको प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ क्वेश्चंस भी बनाना जरूरी है। क्या आप लोगों को क्वेश्चंस मिला है? क्वेश्चंस वगैरह मिला होगा, मॉड्यूल्स वगैरह कुछ ऐसा? हाँ सर। हाँ हम्म? सर। हाँ, हाँ सर। तो ये लिखने के बाद जो कॉपी में कॉन्सेप्ट बताया गया है उसके बाद क्वेश्चंस बनाना जरूरी है। अगर ये खाली लिखने वाला ही चीज पढ़ोगे ना, क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो क्या होगा, ये थ्योरी आपको याद नहीं रहेगा। ये जो थ्योरी हम लिखाते हैं, जो आपको डिक्टेट किया जाता है, जो आपको क्वेश्चन डिक्टेट किया जाता है, तो उसके बाद क्या करना ना, आपका एप्लीकेशन पार्ट, ये क्वेश्चन जो मॉड्यूल में दिया गया बनाए। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको स्टार मार्क करते जाए, बाद में टीचर से पूछना है। यहां पर देखो, यहां पर बताओ, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताया था। अगर आपको इक्विवेलेंट दिया रहता है तो नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं बताओ? अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट दिया रहता है तो नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ, चलो यहाँ पर, अच्छा नॉर्मलिटी की जगह ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर्स? क्या इसमें दिक्कत है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल नहीं टू सर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर्स। नहीं सर, मोलरिटी वो नहीं, तो सॉरी, सेम ही है। मोलरिटी नहीं नहीं नहीं, मोल मोलरिटी नहीं, ये मोल 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 मोलरिटी कैसे हम इक्वल कर सकते हैं? अब सही है। और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं बताओ? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मोलारिटी। सॉल्यूशन। मोलारिटी। 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 हाँ, तो ये ध्यान रखना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर्स होता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर कहीं पर मोलरिटी दिया हुआ है, आप उसका एन फैक्टर जानते हो, नॉर्मलिटी निकल जाएगा। नॉर्मलिटी दिया हुआ है, एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, मोलरिटी निकल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने का 3 फॉर्मूला बताया था, फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूँ। अगर मास दिया रहता है तो हम क्या करते हैं बताओ? इक्विवेलेंट से डिवाइड करते हैं, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं तो आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकल जाता है। दूसरा फॉर्मूला बताया था, अगर आपको मोल दिया हुआ है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला बताए थे, अगर नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्विवेलेंस आ जाएगा। ये 3 बताया था ना, ये एक पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, और एक तीसरा फॉर्मूला। तो ये तीनों ध्यान रखना। अभी ये सब फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होगा, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो। चलो उसके बाद ये हो जाने के बाद, उसके बाद लिखो नेक्स्ट शेडिंग लिखो तो।
लिखिए उसके बाद दैट इज मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशंस। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग ही हेडिंग था ना। हाँ सर। तो इसमें इसमें पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा, इसमें पहला पार्ट कीजिएगा दैट इज मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, कैलकुलेट द रिजल्टेंट नॉर्मलिटी on mixing, calculate the resultant molarity, मोलारिटी या sorry, normality on mixing 300 ml of 0.1, हाँ क्या, फिर से कैलकुलेट द, हाँ फिर से कैलकुलेट द रिजल्टेंट calculate the resultant normality on mixing 300 ml of 0.1 normal HCl plus 200 ml of 0.4 normal HCl। इन दोनों को मिक्स किया गया है, तो अभी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी बताएं आप। इलेवन बाई 50 तो 11/50 11/50। अच्छा 11/50 सबका, चलो ओके। तो यहाँ पर भी क्या करना है, अगर आपको रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, देखो रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला बताया था, याद है आपको, MR, दैट वन इज M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, याद है ये फॉर्मूला बताया, हाँ सर, ये बताया था। हाँ। तो यहाँ पर भी अगर आपको रिजल्टेंट नॉर्मलिटी चाहिए, तो यहाँ पर क्या, M के जगह N1 कर दो खाली, हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, N1 का वैल्यू दिया हुआ है, N1 V1 का वैल्यू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। ये 80 क्या आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, मिली इक्विवेलेंट बोलना है। ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट आता, अगर मोलारिटी रहता तो मिली मोल्स आता। तो ये क्या आया, मिली इक्विवेलेंट आया, अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो कितना हो गया, 500 ml हो गया। अगर यहाँ पर देखो, अगर ये इक्विवेलेंट रहता वॉल्यूम ml में रहता तो इंटू 1000 करते, बट ये भी मिली इक्विवेलेंट में, ये भी ml में है, तो कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ मत करना। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1100, हाँ 1500, 11/50 नॉर्मल। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस आयंस, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस आयंस, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस आयंस इन ए सॉल्यूशन, calculate the normality of H plus ions in a solution
made by mixing mixing 300 ml of 0.2 normal HCl plus 500 ml of 0.2 normal H2SO4. ये दोनों को मिक्स किए हैं तो आपको क्या बताना है, H प्लस बताना है, नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस। सर 0.2 1/5 0. 0.2 हाँ 0.2, हाँ बिल्कुल गुड 0.2। HCl से जो H प्लस आएगा 60 मिली इक्विवेलेंट, H2SO4 से जो, हाँ 0.2, ओके गुड। और H2SO4 से जो H प्लस आएगा वो भी 100 आएगा, 100 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 800 हाँ टोटल वॉल्यूम 800, 160 अपॉन 800 दैट विल बी 0.2। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखे मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिव सॉल्यूशंस, जिनसे नहीं बना देख लीजिए। मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन, ये सब सेम काम हम वहां पर भी किए थे, मोलरिटी के केस में भी किए थे, बट नॉर्मलिटी हम उस समय नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो HCl है ये H प्लस और Cl माइनस देगा, इसका मिली इक्विवेलेंट देखिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 मिली इक्विवेलेंट। 60 मिली इक्विवेलेंट से ये भी 60 मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। H2SO4 है, H2SO4 क्या देगा, 2H प्लस प्लस SO4, तो ये कितना है 5 10 100 हो जाएगा, 100 मिली इक्विवेलेंट। 100 मिली इक्विवेलेंट से ये भी 100 मिली इक्विवेलेंट मिलेगा और ये भी आपका 100 मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। तो हमको अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ अगर H प्लस चाहिए तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज टोटल मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन ml। तो ये देख लीजिए, ये मिली इक्विवेलेंट, ये दोनों को ऐड कर लेंगे 160 हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऐड कर लीजिए 800 हो जाएगा, तो 0.2 नॉर्मल आ जाएगा H प्लस। अगर ये पूछ लेते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ सल्फेट आयन तो कितना होगा बताओ, एनीवन? 100 हो जाएगा। नॉर्मलिटी पूछा हूँ आपसे, 1/8, ओके गुड, 1/8। 100 तो मिली इक्विवेलेंट सल्फेट आया, टोटल वॉल्यूम तो अभी भी 800 रहेगा ना, 800 500 प्लस 300 800। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन लिखा ना, उसमें क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए 500 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 प्लस 250 ml of 0.1 normal NaOH, sodium hydroxide, full stop. Calculate the normality of resultant solutions. Calculate the normality of resultant solutions.
0.1 सर। 0.1? क्या सबका 0.1 ही आ रहा है? सर 0.1। 0.1? सर 0.1। अच्छा चलो, सबका 0। तो 1/30 हाँ, गुड ये गुड, तो 1/30। ये तो रिएक्टिंग होगा, ये तो सर कोई स्टोइचियोमेट्रिक हाँ कोएफिशिएंट से भाग कर डिवीजन करना पड़ता है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट बार करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे जैसे हम मोलरिटी वाला भी तो इस तरह का क्वेश्चन, रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग वाला, तो यहाँ पर तो रिएक्ट करेगा ना। देखो ये सब चीज अगर अच्छा हो जाएगा ना, तो आगे के समय जो, जैसे अगर मैं बात करूं केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर मैं बात करूं आयनिक इक्विलिब्रियम, तो ये सब कॉन्सेप्ट वहां पर जरूरत पड़ेगा। तो ये सब अभी से ही अच्छा कर लीजिए आप लोग। टू वाटर होगा ना। हाँ चलो देखो यहाँ पर इसका मिली इक्विवेलेंट बताओ। H2SO4 का कितना हो जाएगा? 50। 50। हाँ 50 मिली इक्विवेलेंट। इसका कितना हो जाएगा? 25। 25 मिली इक्विवेलेंट। हाँ हाँ, तो अभी ये दोनों रिएक्ट कर कर सॉल्ट वाटर बनाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, एसिड बेस रिएक्ट करता है। इसके पहले जो था ओनली हम एसिड ले रहे थे, नॉन रिएक्टिंग ले रहे थे, सॉल्यूशंस मिक्सचर ले रहे थे जो रिएक्टिंग करता था। तो बट यहाँ पर क्या है, ये दोनों रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है तो क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग देखो रिएजेंट यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट ये, हाँ यहाँ पर ये 25 है और ये 50 है, तो अगर ये 25 है तो यही आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो H2SO4 कितना करेगा? H2SO4 देखो ऐसा मत करना यहाँ पर कि ये मिली इक्विवेलेंट है, मिली मोल जैसा मत करने लगना कि 2 के लिए 1 चाहिए तो 1, इसके 1 के लिए 1/2, इसलिए 25 के लिए 1/2 इंटू 25, वो गलत होगा। ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, तो हम बोलेंगे 25 इसका, इक्विवेलेंट ही हाँ H2SO4 लगेगा। हाँ, ये अगर ये 25 मिली इक्विवेलेंट एनओएच चाहिए तो H2SO4 भी आपको 25 मिली इक्विवेलेंट ही चाहिए। समझ आया? दोनों में डिफरेंस समझो। मिली मोल्स आता तो कुछ और हो जाता, बट यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट के टर्म से बात कर रहे हैं तो स्टैचोमेट्री को नहीं देखना है। तो अभी ये बताओ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट बचा कितना रह जाएगा? 50 माइनस 25, दैट विल बी 25, ये बचा रह जाएगा। तो ये बचा रह जाएगा, इसी का हमको क्या निकालना है? नॉर्मलिटी निकालना है। सॉल्ट भी फॉर्म होगा, अगर ये सॉल्ट कितना फॉर्म होता पूछते तो कितना बोलते आप बताओ? ये सॉल्ट कितना फॉर्म होता है? ये कितना फॉर्म होता है? ये भी 25 मिली इक्विवेलेंट ही फॉर्म होता है, 25 मिली इक्विवेलेंट ही फॉर्म होता। तो बताओ नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे H2SO4 का? 25 बाय नॉर्मलिटी, टोटल वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल, H2SO4 लेफ्ट that will be 5 upon total volume 750 आएगा, तो 1/30 नॉर्मल आ जाएगा, ये आंसर। या इसका अगर किसी को फॉर्मूला याद करना है तो ये भी मैं फॉर्मूला बता दूं। नॉर्मलिटी, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी चाहिए तो N1V1 माइनस N2V2 ये मोड में ले लेना अपॉन V1 प्लस V2।
उसके बाद देखिए, अगर आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एक्स बी वाई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, ये लिखिए पहले। जैसे ऑक्साइड फॉर्मेशन, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालूं तो ये कितना होगा बताओ? 24/2 होगा। हाँ सर। हाँ सर। इसका इक्विवेलेंट मास निकालूं तो कितना होगा? 32/2। देखो ये 2 नहीं 4, 0 है, ये -2 है, चेंज 2 यूनिट का, और यहाँ पर 2 है तो 4 हो जाएगा ना। हाँ हाँ। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 8। हेलो सर, हाँ, आपका वीडियो पॉज हो गया था। अच्छा ठीक हुआ। हाँ अभी ठीक है। अच्छा चलो, इक्विवेलेंट मास इसका निकालेंगे तो कितना जाएगा? ये कितना जाएगा इसका मोलर मास? ये 24, मैग्नीशियम में कितना होता है? 24, ऑक्सीजन का 16, 10, 40, 40/2, 40/2, ये कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। तो देखो क्या देख रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ, हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ, सर आपका वीडियो पॉज हो गया। अब क्यों पॉज हो गया यार? नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है।
तो क्या मैं बोल रहा था यहाँ पर देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ MgO इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। बोल सकते हैं ना? ये 20 कैसे आया? 12 प्लस 8 दैट इज 20। बोल सकते हैं? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये लिखो पहले, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ, इक्विवेलेंट मास कर देना यहाँ पर। तो जनरलाइज कर रहा हूं, देखो क्या, फॉर मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के लिए जो इक्विवेलेंट मास मेटल ऑक्साइड का होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8। कैसे, एग्रीड हैं आप? हाँ सर। हाँ सर। चलो लिख लो तो। सर वो क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8, ऑक्सीजन का तो हमेशा फिक्स रहेगा ना, 8 ही हाँ होगा सर ना। समझ गए। हाँ। उसके बाद लिखना क्लोराइड फॉर्मेशंस, क्लोराइड फॉर्मेशंस। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड is equal to equivalent mass of metal plus 35.5। और किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर MgCl2 बनाया है, तो इसका इक्विवेलेंट मास निकाले, कितना होगा? 24/2। इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 35.5 30। ये देखो, ये 0 से कहाँ जा रहा है? ये 0 से -1 में जा रहा है, तो ये बाई 2 होगा ना, ठीक। तो और ये क्या, इसका निकालोगे तो 71 प्लस 24 5 9 95/2। सर क्लोरीन का
हाँ, क्लोरीन का वो 35.5/2 होगा या 71/2 होगा? ये गलती हाँ हुआ सर, ना यहाँ 71/2। 71 हुआ, ये गलती निकाल दिया 71/2 का, तभी तो 35.5 आएगा। हाँ सर। लिखो क्वेश्चन लिखो ये 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट 3 ग्राम ऑक्साइड 3 gram of an oxide of an element is completely converted to फिर से बोलिए सर। converted to 3 gram of an oxide of an element is completely converted to 5 gram of its chloride full stop. Calculate the equivalent mass of element. Calculate the equivalent mass of element. चलो मैं यहाँ पर हेल्प कर देता हूँ थोड़ा आपको। देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यही बोला जा रहा है कि ये मेटल ऑक्साइड है, ये क्या हो रहा है, मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू मेटल क्लोराइड, ये दिया गया 3 ग्राम कन्वर्टेड टू 5 ग्राम, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हम ये तो कर सकते हैं ना कि जो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, ये तो कर सकते हैं। हाँ, इक्विवेलेंट तो इक्वल होता है, अभी तक सीखते आए हम लोग। इक्विवेलेंट होगा ना? हाँ सर। तो इक्विवेलेंट अगर मास दिया रहता तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मेटल ऑक्साइड का क्या होगा? इक्विवेलेंट मास मेटल ऑक्साइड का लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8 लिख सकते हैं क्या, बताओ? अभी तुरंत बताए हैं। ये लिख सकता हूं। हाँ सर। हाँ सर। इसी तरह ये देखो 5 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। अब यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ही अननोन है, उसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे। लिख लिया? आ गया आंसर? आंसर कैलकुलेट करेगा ना तो कुछ 33.25 आएगा। 33.25।
चलो हाँ उसके सर। बाद अगला हेडिंग लिखो टाइट्रेशन, टाइट्रेशन, ये लास्ट टॉपिक है इसका। सर रिडॉक्स रिएक्ट, हाँ वो सर इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड और मेटल क्लोराइड के इक्विवेलेंट के साथ समान क्यों होगा? अरे क्वेश्चंस में बोल रहा है, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि जो मेटल ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड, जो क्वेश्चंस में बोल रहा है हम वहां पर किए, कैसे इक्वल हुआ हम उसको क्यों देखने जाए उसके अंदर। क्वेश्चंस में जो बोल गया उसी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। ओके ओके, हाँ सर ठीक। चलो हेडिंग लिखो टाइट्रेशन, 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 ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर्स का। तो टाइट्रेशन इसी में देखिएगा, पढ़ेंगे हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, फिर बैक टाइट्रेशन भी थोड़ा बताएंगे, ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसमें लिख लीजिए इट इज द मेथड, it is the method to know, it is the method to know, it is the method to know the concentration of unknown substance, to know the concentration of unknown substance, it is the method to know the concentration of unknown substance with the help of standard solutions, standard solutions, with the help of standard solutions, with the help of standard solutions, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा whose concentration is known, whose concentration is known, whose concentration is known, ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले से पता रहता है उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, नॉर्मलिटी, जिस सॉल्यूशन का मोलारिटी, नॉर्मलिटी इंफॉर्मेशन आपको पता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। टाइट्रेशन का काम क्या होता है? टाइट्रेशन जैसे आप 11th-12th में अगर आप स्कूल का लेबोरेटरी यूज किए होंगे तो वहां पर टाइट्रेशन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। किया है टाइट्रेशन आप लोग? हाँ सर। हाँ, तो टाइट्रेशन हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक ब्यूरेट होता है, लंबा जैसा होता है, एक लंबा जैसा होता है ट्यूब टाइप का, उसको हम ब्यूरेट बोलते हैं। ब्यूरेट को एक स्टैंड में हम लोग फिक्स कर देते हैं और उसको क्या हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में गिराते हैं। एक चलो तो इसमें हम एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इसको मतलब टाइट्रेशन की हेल्प से किसी अननोन सॉल्यूशन का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। V1S1 is equal to V2S2. क्या? V1S1 is equal to V2S2. अच्छा चलो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर देखो इसी तरह का कंटेनर रहता है, एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता जैसा बना, देखिए यहाँ पर एक स्टॉपर लगा रहता है, ये स्टॉपर तो ब्यूरेट में ध्यान रखें, इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। तो इस ब्यूरेट में हम कुछ भर दिए ऐसे करके, मान लो कि ब्यूरेट में जो भरे हैं दैट वन इज 0.1 नॉर्मल, इसमें जो भरा गया है दैट इज 0.5 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन भरा गया।
इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है आपको, तो ये क्या है आपके लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, समझ रहे हो? इसका कॉन्सेंट्रेशन हम जानते हैं, सर इसलिए ये आपका मेरे लिए वीडियो क्या अटक गया। अटक गया। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, आज क्यों अटक जा रहा है? सर लगता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम। सर वही राइटिंग भी ब्लर आ रहा है। अब तो नहीं अटक रहा है ना? नहीं सर अभी तो नहीं। चलो चलो, अब यहाँ पर वो बना जो डायग्राम बनाया गया है, देखो ब्यूरेट है, ब्यूरेट के हम लोग अंदर हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भरे हैं। ये स्टॉपर है, इसी को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट करते हैं तो जो सॉल्यूशन रहता है NaOH का सॉल्यूशन है वो नीचे गिरेगा। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करें। हाँ हाँ, बनाना है। और नीचे एक कंटेनर रहता है जिसमें हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं। इस कंटेनर के अंदर ना मान लो अननोन सॉल्यूशन भरा हुआ है, अननोन सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है। टाइट्रेशन का मतलब ही होता है किसी अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। तो ये अननोन सॉल्यूशन बढ़ा गया है। इस अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बता दिए आपको, इस वॉल्यूम भी बता दिए, दैट इज 10 ml। ये क्या है, 10 ml ऑफ HCl, 10 ml ऑफ HCl। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चे, पता है ना कि कैसे हमको पता चलेगा? जैसे NaOH, जब हम इसको स्टॉपर को ओपन करेंगे तो NaOH HCl के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर बनाएगा, यही बनाएगा। तो ये NaOH भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। तो कैसे हमको पता चलेगा कि मेरा ये जो नेट रिएक्शन कंप्लीट हो गया? इंडिकेटर देखना देखो ये भी पड़ेगा। कलरलेस, हाँ बिल्कुल सही, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब रिएक्शन कंप्लीटली कंप्लीट हुआ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमको एक इंडिकेटर डालना पड़ेगा, इंडिकेटर डालना पड़ेगा। जैसे बहुत सारा इंडिकेटर है, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे बहुत सारा इंडिकेटर्स से। जैसे मिथाइल और ऑरेंज इंडिकेटर्स है, जैसे फिनोप्थिलीन इंडिकेटर्स है, इसी तरह बहुत सारा इंडिकेटर्स है। मैं उस चैप्टर्स में आपको इंडिकेटर से मिलाऊंगा। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है? आपका लिखा दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? सर ब्लर है, ब्लर है। अभी ठीक, लेखा पढ़ा नहीं जा रहा है। अभी से थोड़ा कैसे? बेटर है। रुको जरा।
तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इंडिकेटर डालना पड़ेगा। तो इंडिकेटर में लिख लीजिए, ब्रैकेट में उसको लिख लीजिएगा। इंडिकेटर का काम क्या होता है, इट इंडिकेट द, यहाँ लिखिएगा इट इंडिकेट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, इट इंडिकेट द एंड पॉइंट by changing the color, by changing the color, by changing the color, by changing the color, comma, comma, when unknown solution, unknown solutions is totally consumed, is totally consumed, unknown solution is totally consumed, unknown solution is totally consumed. तो इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर इंडिकेट बाय चेंजिंग द कलर, कलर चेंज करता है वो। इंडिकेटर इंडिकेट बाय चेंजिंग द कलर, कब, जब आपका पूरा का पूरा HCl खत्म हो जाएगा, अननोन सब्सटेंस खत्म हो जाएगा, इंडिकेटर कलर, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर बताएगा आपको कि पूरा का पूरा HCl खत्म हो गया है। समझ में आ रहा है ना, बताओ इंडिकेटर क्या होता है। हाँ सर। हाँ, हाँ, उसके सर। बाद आगे लिखो, आगे लिखो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट, लिखो इट इज दैट वॉल्यूम, इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, it is that volume of standard solutions, it is that volume of standard solutions where equivalence of standard solutions equal to equivalence of unknown solutions. Where equivalence of standard solutions equal to equivalent of unknown solutions. लिख लिया इतना। हाँ सर। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये इक्विवेलेंस क्या, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझें, जब ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज किया ना, तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट 50 ml ऑफ NaOH, ये 50 ml, ये जो है ना, इसमें इस तरह का लेबलिंग किया रहता है, पता है, लेबलिंग किया रहता है। तो जब इंडिकेटर कलर चेंज किया, जब इंडिकेटर कलर चेंज किया, तो उस समय क्या है, मान लो कि ये 50 ml NaOH का लेवल घट गया, मतलब इसका क्या होता है, 50 ml NaOH जो आपका इस कंटेनर में HCl प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्शंस किया, तो इसमें लिख लेते हैं 50 ml of NaOH used when equivalence point is reached। जब आपको इक्विवेलेंस पॉइंट मिला, उसमें मान लिए कि NaOH जो कंज्यूम हुआ दैट इज 50 ml, तो दोनों का इक्विवेलेंस को इक्वल करो, इक्विवेलेंस ऑफ NaOH बिकम इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो अननोन HCl था। इक्विवेलेंस ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, इसका नॉर्मलिटी दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आया 50, HCl का कितना वॉल्यूम 110 ml लिए थे, इनटू नॉर्मलिटी, क्या यहाँ से नॉर्मलिटी निकल जाएगा, बताओ। हाँ सर। कितना जाएगा, 25 नॉर्मल,
HCl का नॉर्मलिटी निकल जाएगा तो उसका, अच्छा 2.5 आएगा, हाँ 2.5, हाँ 2.5। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी अननोन सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी, अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशंस। इसी तरह एक और पॉइंट होता है, एंड पॉइंट लिखना है, एंड पॉइंट। एक इक्विवेलेंस पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। लिखिए, it is that volume of standard solutions, it is that volume of standard solutions, it is that volume of standard solution, comma, where indicator changes color, indicator changes color, where indicator changes color। देखो एक चीज बता रहा हूँ, सर एक इक्विवेलेंस बार रिपीट पॉइंट, करेंगे? हाँ, it is that volume of standard solutions, comma, where indicator changes its color, indicator changes its color, indicator changes its color। हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पर समझो, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है? जैसे ये जो ब्यूरेट था और यहाँ पर एक कंटेनर था HCl का, तो क्या हो रहा है, जब HCl इस ड्रॉप बाय ड्रॉप, सॉरी NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप जब गिर रहा है HCl का कंटेनर में, तो रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो रहा है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे आपका HCl कंज्यूम होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा, पूरा का पूरा HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो उस पॉइंट को, वो जो पॉइंट आपको मिला ना जहां पर ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंस पॉइंट। और अगर उसके बाद एक भी ड्रॉप NaOH गिरेगा, इंडिकेटर क्या करेगा, आपको कलर चेंज कर बता देगा कि आप रिएक्शन रोकिए, आप स्टॉपर को रोक दीजिए। मतलब यहां पर मैं बता रहा हूं कि इंडिकेटर जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट थोड़ा सा पहले मिलता है, उसके अगला ड्रॉप डालने पर, अगला ड्रॉप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, एंड पॉइंट मिल जाएगा। इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके बताएगा आपको कि एंड पॉइंट मिल गया भैया, रोक दीजिए आप। तो अभी एक चीज और ध्यान रखना, हम क्वेश्चंस में इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट को थियोरेटिकली सेम मानकर चलते हैं। तो वहां पर नोट में एक बात लिख लो अभी से ही, बोथ इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट both equivalence point and end point are considered to be same, are considered to be same, are considered to be same। अब उसके बाद हेडिंग दीजिए रिडॉक्स टाइट्रेशन। सर हाँ और सर एक बार सर वो इक्विवेलेंट पॉइंट एंड पॉइंट फिर एक बार बता देंगे प्लीज, देखो। क्या डिफरेंस? हाँ डिफरेंस क्या है, देखो जैसे देखो यहाँ पर था क्या, HCl था और इससे हम लोग क्या डाल रहे थे, NaOH डाल रहे थे। हाँ ये जब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा तो ये रिएक्शंस होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, HCl का अमाउंट कम होता जाएगा, जब NaOH ऊपर ड्रॉप कम होता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आपका पूरा HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। उसी पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पर मेरा पूरा अननोन सॉल्यूशन
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। दोनों का इक्विवेलेंस इक्वल हो गया। अब क्या होगा ना, अगर हम थोड़ा सा और NaOH डालेंगे, तो क्या होगा, NaOH डालने से क्या होगा, HCl तो है नहीं, HCl तो खत्म हो गया। इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। हाँ हाँ, इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके आपको बताएगा कि भाई साहब स्टॉपर को रोको, HCl खत्म हो गया है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में एक ड्रॉप का अंतर है। मतलब पहले इक्विवेलेंस पॉइंट आता है और उसके बाद अगला ड्रॉप गिरते ही आपका एंड पॉइंट आ जाए। इंडिकेटर आपको कलर चेंज करके बता देता है। अब समझ में आया, बताओ? हाँ समझ गया। ओके, चलो। और क्या ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट को हम लोग सेम मानकर चलेंगे। उसके बाद हेडिंग दीजिए रिडॉक्स टाइट्रेशंस। रिडॉक्स टाइट्रेशंस, रिडॉक्स टाइट्रेशंस। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन को अगले क्लास से रिडॉक्स टाइट्रेशंस हो जाएगा, एसिड बेस टाइट्रेशंस हो जाएगा अगले, मतलब नेक्स्ट वीक में। आपका जो अगला सप्ताह होने वाला है, फ्राइडे सैटरडे संडे, आपका ये जो चैप्टर्स है रिडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगा और मे बी स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न्स स्टार्ट हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न्स स्टार्ट हो जाए। तो चलो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।